नमस्कार, स्वागत है आपका दिन भर की बड़ी खबरों के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। आज के दिन ने सियासत से लेकर संसद तक, सड़क से लेकर श्रद्धा तक कई मोर्चों पर हलचल देखी। पटना के गांधी मैदान से संविधान की पुकार उठी तो पुरी की रथ यात्रा में श्रद्धा पर हास्य की छाया पड़ी। कहीं लोकतंत्र की सेहत पर सवाल उठे तो कहीं शिक्षा और चुनाव की विश्वसनीयता पर। और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी हालात सामान्य नहीं। ईरान अमेरिका के तनाव से लेकर यूक्रेन पर रूस की रिकॉर्ड एयर स्ट्राइक तक तस्वीरें डर और दहशत से भरी हैं। तो चलिए खबरों का ये समग्र चित्र देखते हैं, साफ शब्दों में तथ्य के साथ, विवेकपूर्ण विश्लेषण के साथ। बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ सम्मेलन के दौरान विपक्षी दलों ने अभूतपूर्व एकजुटता का प्रदर्शन किया। इस मौके पर राजद नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सबने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है। ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये हम सबका देश है। अशफाक उल्लाह खां से लेकर भगत सिंह तक सभी ने आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी है। तेजस्वी ने आगे कहा कि वक्फ कानून के जरिए केंद्र सरकार मुसलमानों की संपत्ति और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2014 से लेकर अब तक सभी कानून मुसलमानों को परेशान करने के लिए बनाए गए हैं। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नवंबर में जब गरीब समर्थक सरकार आएगी तब हम इस वक्फ कानून को कूड़ेदान में डाल देंगे। उन्होंने मतदाता सूची में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को भी बीजेपी के पक्ष में चुनाव आयोग की एकतरफा कार्रवाई बताया। तेजस्वी ने लोगों से सतर्क रहने और अपने वोटिंग अधिकार की रक्षा करने का आह्वान किया। सम्मेलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य वक्फ, लोकतंत्र और देश की बहुलवादी संस्कृति को बचाना है। खुर्शीद ने यह भी याद किया कि उनका बचपन पटना में बीता है, जब उनके दादा डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल थे। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, जो एक लोकप्रिय शायर भी हैं, जब सिर पर काली पट्टी बांधे खुले वाहन में सभा स्थल पर पहुंचे तो युवाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। रैली में शामिल अन्य प्रमुख नेताओं में कांग्रेस के सांसद सैयद नासिर हुसैन, स्वतंत्र सांसद पप्पू यादव और एआईएमआईएम के बिहार प्रमुख व विधायक अख्तरुल इमान भी शामिल थे। सभी नेताओं ने एक सुर में वक्फ कानून को संविधान विरोधी बताया और इसे अल्पसंख्यकों की संपत्ति और अधिकारों पर हमला करार दिया। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ सम्मेलन में बिहार सहित झारखंड, बंगाल और उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। पटना का गांधी मैदान खचाखच भरा रहा और लोगों ने वक्फ एक्ट वापस लो, संविधान बचाओ जैसे नारों के साथ केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया। यह प्रदर्शन अपना सिर्फ एक धर्म संपत्ति के मुद्दे पर सीमित रहा, बल्कि संवैधानिक अधिकारों, अल्पसंख्यक सुरक्षा और लोकतंत्र की संरचना की रक्षा का प्रतीक बन गया। पटना में जहां वक्फ कानून के विरोध में बड़ा प्रदर्शन हुआ तो आरोप लगा कि देश का चुनाव आयोग अब एक पार्टी की तरह काम कर रहा है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदहाली की ओर बढ़ रही है और सरकारी भर्तियां घोटालों की गिरफ्त में है। आज पटना में एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश का चुनाव आयोग अब एक पार्टी की तरह काम कर रहा है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि पहले चुनाव आयोग जब कोई फैसला लेता था तो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती थी, लेकिन अब वह प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। उन्होंने बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को अव्यावहारिक बताया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2003 में ऐसा सर्वे 2 साल में पूरा हुआ था, लेकिन इस बार इसे सिर्फ 1 महीने में, वो भी बरसात के मौसम में पूरा करने का आदेश दिया गया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बिहार एक समय ज्ञान का केंद्र था, यहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, लेकिन आज शिक्षा के हालात बेहद चिंताजनक हैं। उन्होंने मोदी सरकार के आंकड़ों के हवाले से कहा कि बिहार में 100 में से सिर्फ 30 बच्चे ही स्कूल जा रहे हैं। सेकेंडरी लेवल पर 100 में से सिर्फ 45 और 10वीं के बाद सिर्फ 30% ही 11वीं में दाखिला लेते हैं। दिग्विजय सिंह ने बताया कि बिहार में 16,500 स्कूलों में बिजली नहीं है, 78,000 सरकारी स्कूलों में सिर्फ 5,000 में कंप्यूटर है। इतना ही नहीं, 117 स्कूल ऐसे जहां एक भी छात्र नहीं, लेकिन 544 शिक्षक वेतन ले रहे हैं। शिक्षा बजट 61,000 करोड़ का है, लेकिन उसका उपयोग कहाँ हो रहा है, इस पर उन्होंने सवाल खड़े किए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बिहार में पेपर लीक एक इंडस्ट्री बन चुका है। पिछले 7 सालों में 10 से ज्यादा सरकारी भर्तियों के पेपर लीक हुए हैं और यह सब सरकारी सरपस्ती में हो रहा है। अंत में उन्होंने बीजेपी जेडीयू सरकार को घेरते हुए कहा कि युवाओं का भविष्य खतरे में है और लोकतंत्र को एक तरफा बनाया जा रहा है। लोकतंत्र पर खतरा बताया जा रहा है तो जान पर तो श्रद्धालुओं की भी बनाई है। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी का समर्थन करते हुए निर्णय ले रहा है। सामान्य तौर पर कभी कोई निर्णय इलेक्शन कमीशन लेता है, वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है इलेक्शन कमीशन द्वारा और ऑल पार्टी मीटिंग में अपना प्रस्ताव रखा जाता है
और उसमें जो सुझाव आते हैं या तो उनको अंगीकृत किया जाता है या उसका जो समस्या बताई जाती है उसका हल ढूंढ लिया जाता है। अब जो कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो 22 साल बाद हो रहा है। 2003 में बिहार में हुआ था जो हाउस टू हाउस सर्वे हुआ था और रिवीजन हुआ था, इंटेंसिव रिवीजन। उसको पूरा करने के लिए 2 साल लगे थे। बिहार जो कि उस समय भी भौगोलिक दृष्टि से झारखंड अलग हो गया था, काफी बड़ा राज्य, और साथ में बारिश में तो वैसे भी अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में कोई जा ही नहीं सकता। अब ये अपेक्षा कर रहे हैं, जो उन्होंने प्रोग्राम दिया है वो भी बड़ा एक आश्चर्यचकित करने वाला है। जो हाउस टू हाउस बीएलए को जाना है उसके लिए केवल 30 दिन रखे गए थे और 25 जून यानी कि आज से 3 दिन पहले उन्होंने 25 जून से चालू करने का कहा और 26 जुलाई को बंद कर देंगे हाउस टू हाउस, यानी कि पूरा 1 महीना भी इनको नहीं मिल रहा है। क्योंकि आपने 25 जून से तो चालू कर रहे हैं, लेकिन अभी तो पॉलिटिकल पार्टीज को जानकारी भी नहीं है पूरी के पूरी। और आप जिस इंटेंसिव रिवीजन को 2 साल लगे थे, आप 28 दिन के अंदर इसे आप पूरा करना चाहते हैं, वो भी बरसात के समय। क्या ये व्यवहारिक है? पहली बात तो आपने पॉलिटिकल पार्टी से आपने चर्चा नहीं करी और उन पर थोप दिया है कि आप श्रीमान जाइए, आप अपने पार्टी को लगाइए और आप इंटेंसिव रिवीजन में बीएलओ का आप सहयोग करिए। ओडिशा के पुरी में रविवार सुबह श्री गुंजिचा मंदिर के पास भगवान जगन्नाथ की यात्रा के दौरान मची भगदड़ में 3 श्रद्धालुओं की जान चली गई, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। हादसे में कम से कम 10 लोग घायल हुए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा सुबह करीब 4:30 बजे हुआ, जब भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के 3 भव्य रथ श्री गुंजिचा मंदिर के निकट थे। भीड़ अधिक होने के कारण कुछ लोग गिर गए और भगदड़ की स्थिति बन गई, जिससे मौके पर ही 3 लोगों की जान चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतकों की पहचान प्रभाती दास महिला, बसंती साहू महिला और प्रेमकांत मोहंती 70 वर्षीय के रूप में की गई है। तीनों श्रद्धालु ओडिशा के खुर्दा जिले से पुरी में रथ यात्रा के दर्शन हेतु आए थे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस दुर्घटना पर अपनी शोक संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि पुरी में रथ यात्रा के दौरान हुई भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना और घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूँ। ओडिशा सरकार से अपील है कि राहत कार्यों में तेजी लाए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि वो इसमें हर संभव मदद करें। यह त्रासदी एक गंभीर चेतावनी है। ऐसे बड़े आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन की तैयारियों की गंभीरता से तैयारी और समीक्षा होनी चाहिए। जीवन की रक्षा सर्वोपरि है और इस जिम्मेदारी में कोई चूक स्वीकार नहीं है। घटना के बाद ओडिशा सरकार ने तत्काल प्रभाव से 2 अधिकारियों, डीसीपी विष्णुपति और कमांडेंट अजय पांडे को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही पुरी के जिला कलेक्टर और एसपी का तबादला कर दिया गया। चंचल राणा को पुरी का नया जिलाधिकारी डीएम नियुक्त किया गया है। पिनाक मिश्र को नए पुलिस अधीक्षक एसपी की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने घटना पर गहरा शोक जताया और कहा कि महाप्रभु की रथ यात्रा ओडिशा की अस्मिता है, इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है और घटना की उच्च स्तरीय प्रशासनिक जांच के आदेश दिए हैं, जिसकी निगरानी विकास आयुक्त करेंगे। जानकारी के अनुसार भगवान बलभद्र का तलध्वज रथ एक मोड़ पर अटक गया, जिससे अन्य रथों की गति भी बाधित हो गई। रथ खींचने में देरी होने से भीड़ असहज हो उठी, जिससे भगदड़ की स्थिति बनी। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को साल में एक बार रथों पर बिठाकर श्री गुंजिचा मंदिर तक ले आया जाता है, जहां वे 7 दिन तक विश्राम करते हैं। बाद में यह रथ यात्रा उल्टी रथ यात्रा के रूप में वापसी करती है। इस वर्ष अनुकूल मौसम के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई, जिससे प्रशासन को भीड़ नियंत्रण में खासी चुनौती का सामना करना पड़ा। पुरी रथ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजन में सुरक्षा की जिम्मेदारी सर्वोच्च होनी चाहिए। प्रशासन की लापरवाही इस बार श्रद्धालुओं की जान पर भारी पड़ी। सरकार की तुरंत कार्रवाई, मुख्यमंत्री की माफी तो हो गई, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए स्थायी समाधान और ठोस समाधान की तैयारी है। लापरवाही की सजा क्या होगी तो पता नहीं, लेकिन संविधान विवाद में
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की एंट्री हो गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किए गए 42वें संशोधन को लेकर बहस छेड़ी है। भारत में आपातकाल पर केंद्रित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान शनिवार को उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि संविधान से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता जैसे थोपे गए शब्दों को हटाया जाए। शर्मा का तर्क था कि इन दोनों शब्दों को 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपातकाल के दौरान संविधान में जोड़ा गया, जो मूल संविधान की आत्मा के अनुरूप नहीं था। उन्होंने इसे राजनीतिक और वैचारिक आरोपण बताया और कहा कि इसने संविधान को मूल रूप से बदल दिया। असम के मुख्यमंत्री का मानना है कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्द भारतीय जीवन दर्शन, सर्वधर्म समभाव और सर्वोदय अंत्योदय की अवधारणाओं के विरोधाभासी हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारतीय संस्कृति धर्मनिरपेक्षता नहीं बल्कि सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती है, जहां सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है, न कि धर्म को राज्य से अलग करने की पश्चिमी अवधारणा में। शर्मा ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब केंद्र सरकार लगातार कथित तौर पर औपनिवेशिक प्रतीकों, संस्थानों और कानूनों की समीक्षा और बदलाव कर रही है और संघ के प्रमुख नेता संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द हटाने की मांग कर रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा के अनुसार अब संविधान में आपातकाल की छाया को हटाने का सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि जैसे ब्रिटिश कालीन कानून बदले जा रहे हैं, वैसे ही आपातकाल में जोड़े गए शब्दों को हटाकर संविधान को उसकी मूल भावना में वापस लाया जाना चाहिए। शर्मा के इस बयान ने राजनीतिक और वैचारिक हलकों में बहस को तेज कर दिया है। बीजेपी समर्थकों की ओर से संविधान की मूल प्रस्तावना को बहाल करने की कोशिश बताया जा रहा है, तो दूसरी ओर से धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के मूल सिद्धांत पर हमला कहा जा रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा का यह बयान न केवल आपातकाल की राजनीति पर सवाल उठाता है, बल्कि संविधान की प्रकृति, उसके मूल्यों पर एक नई बहस को जन्म देता है। क्या संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्दों का स्थान बना रहेगा या इन्हें हटाकर तथाकथित भारतीय सांस्कृतिक अवधारणाओं को अधिक स्थान दिया जाएगा? यह सवाल आने वाले समय में राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन सकता है, खासकर विधानसभा चुनाव से पहले। भारत में As today we have launched the book on emergency, the emergency diary, which is basically about the struggle and resistance movement at that point of time organized by our Prime Minister Sri Narendra Modi. When we talk to emergency, this is a high time to wipe out all the legacies of emergency. The way Prime Minister Narendra Modi ji is working to wipe out the legacy of colonial India, the same way we should try to wipe out the legacy of emergency. Two important legacy of the emergency is insertion of the word secularism and socialism in our constitution. I think the word secularism goes against the Sarva Dharma Samabhava, which is an Indian concept. Again, socialism is never our economic concept. Our concept was always Sarvodaya Antodaya. As such, I request Government of India to delete the two words which was inserted, which was not in the original constitution, but inserted later on by Prime Minister Indira Gandhi. The two words socialism and secularism should be dropped from our preamble of the constitution. भारत में संविधान पर विवाद छिड़ा हुआ है तो ईरान लगातार अमेरिका को भड़का रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ईरानी लोगों के किसी भी तरह के वर्चस्व के प्रयासों का विरोध करने और अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के अटूट दृढ़ संकल्प पर जोर दिया है। ईरान के खिलाफ हाल ही में अमेरिका इजराइल के कारण हमले में शहीद हुए लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल होने के एक दिन बाद रविवार को साझा किए गए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अरागची ने लिखा कि खून की आखिरी बूंद तक शक्तिशाली और लचीला ईरानी राष्ट्र उन सभी का विरोध करेगा जो हमारे भाग्य का फैसला करने का प्रयास करते हैं। तेहरान में हुए अंतिम संस्कार में उन 60 परमाणु वैज्ञानिकों, सैन्य अधिकारियों और आम नागरिकों को श्रद्धांजलि दी गई जिनकी जान 12 दिनों तक चले हमलों में चली गई। रिपोर्टों के मुताबिक हमलावर शासन को अमेरिका से बड़ा सैन्य प्रतिक्रिया सहयोग मिला था। अरागची ने उन शहीदों की जान जाने जो 600 से ज्यादा शहीदों में शामिल थे के लिए उस कायर शासन की कड़ी निंदा की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि संघर्ष के दौरान ईरानी जनता और सेना दोनों ही दो परमाणु शक्तियों के सामने डटे रहे। उन्होंने लिखा कि हमलों में हजारों टन के बम गिरने के बावजूद देश ने कभी हार नहीं मानी, मजबूती से खड़ा रहा। अरागची ने कहा कि इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि ईरानियों ने अपना खून दिया लेकिन अपनी जमीन नहीं दी। उन्होंने कहा कि समर्पण शब्द ईरान के लिए अजनबी है। समर्पण शब्द ईरान के लिए अजनबी है, लेकिन ईरान ने जर्मनी से सरताश रासायनिक हमले के लिए कानूनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करने का आग्रह किया है। ईरान ने जर्मनी पर सरताश में 1987 में रासायनिक हमले की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करने का दबाव बनाया है, जिसमें पूर्व इराकी शासक सद्दाम हुसैन ने पश्चिमी देशों की मदद से हमला किया था।
शनिवार को ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकई ने पश्चिमी अजरबैजान प्रांत में हुए रासायनिक हमले की 38वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि जर्मनी को इराक के रासायनिक हथियार कार्यक्रम में अपनी भूमिका की सच्चाई सामने लाकर अपनी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जर्मन कंपनियों ने इराक के विनाश के हथियारों के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी और जर्मन सरकार को इसकी पूरी जानकारी थी। वाकई ने यह भी कहा कि सरदाश्त की घटना पहली बार नहीं थी जब सद्दाम ने ईरान के खिलाफ अपने आक्रामक युद्ध में रासायनिक हथियारों का उपयोग किया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 8 साल तक चले ईरान पर थोपे गए युद्ध में सद्दाम की सेना ने बार बार ईरानी सैनिकों और आम नागरिकों पर रासायनिक हथियारों से हमला किया और उन्हें उसके लिए जवाबदेह नहीं ठहराया गया। वाकई ने कहा कि लगभग 4 दशक बाद भी ईरानी लोग उस लोगों से सच्चाई और न्याय की मांग कर रहे हैं जिन्होंने सद्दाम शासन को रासायनिक हथियार मुहैया कराए थे। उन्होंने इराक के रासायनिक हथियारों के विकास में जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और नीदरलैंड की भूमिका पर यह कहते हुए कि ये देश किसी न किसी तरह इसमें शामिल थे प्रकाश डाला। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान की सच्चाई और इंसाफ पाने की चाह कभी कम नहीं होगी क्योंकि युद्ध अपराध और मानवता विरोधी अपराधों की कोई समय सीमा नहीं होती। ईरान का कहना है कि सरदाश्त पर 28 जून 1987 को हुआ रासायनिक हमला ईरान इराक युद्ध का एक भयावह अध्याय था जिसने हजारों लोगों की जान ले ली और कईयों को जीवन भर के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। ईरान के जख्म अभी भरे नहीं है कि रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला कर दिया है। रूस ने शनिवार रविवार की रात यूक्रेन के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। यूक्रेन की वायुसेना के अनुसार इस हमले में रूस ने 537 हवाई हथियार दागे जिनमें 477 ड्रोन और 60 मिसाइलें शामिल थीं। यह हमला युद्ध के 3 वर्षों में अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक मानी जा रही है। यूक्रेन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह हमला रूस के बढ़ते बमबारी अभियान का हिस्सा है जिससे युद्ध के समाधान की उम्मीदें और धूमिल होती जा रही हैं। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि इनमें से 249 हथियारों को मार गिराया गया जबकि 226 ड्रोन और मिसाइलें या तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी या इलेक्ट्रॉनिक जामिंग के जरिए निष्क्रिय हो गई। पोलैंड की वायुसेना ने भी इस दौरान यूक्रेनी हवाई क्षेत्र की रक्षा में मदद की जिससे रूस के हमले को आंशिक रूप से रोका जा सका। सूत्रों के अनुसार रूस ने पहले पोक्रोवस्क शहर के पास करीब 1 लाख सैनिकों को तैनात कर यूक्रेन का ध्यान भटकाया और फिर रात में भारी हवाई हमला कर दिया। यह रूस की आर पार की जंग की रणनीति का संकेत माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब इस युद्ध को अधिक लंबा खींचना नहीं चाहते और निर्णायक कार्रवाई के मूड में हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब कुछ दिन पहले ही पुतिन ने तुर्की के इस्तांबुल में शांति वार्ता के नए दौर के लिए तत्परता जताई थी, लेकिन इतने व्यापक हमले ने इस प्रस्ताव पर आगे निशान खड़े कर दिए हैं। यूक्रेनी वायुसेना ने एक्स पर जानकारी दी कि इस हमले में उनका एक F-16 लड़ाकू विमान भी ढेर हो गया। विमान के पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल मैक्सिम उस्तीमेको शहीद हो गए। पोस्ट के अनुसार कल रात हुए भीषण दुश्मन के हवाई हमले में 1993 में जन्मे F-16 विमान के प्रथम श्रेणी के पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल मैक्सिम उस्तीमेंको शहीद हो गए। मैक्सिम ने आबादी वाले इलाके से विमान को दूर रखने की पूरी कोशिश की, उन्हें बाहर निकलने का समय नहीं मिला। मैक्सिम के परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं, अमर रहे वीर सपूत। यह हमला यूक्रेन रूस युद्ध में नए और खतरनाक मोड़ को संकेत करता है। रूस की यह कार्रवाई शांति की उम्मीदों को कमजोर करती है और यह स्पष्ट करती है कि आने वाले दिनों में युद्ध और अधिक विनाशकारी और निर्णायक चरण में प्रवेश कर सकता है। तो ये थी आज दिन भर की प्रमुख खबरें जिनमें राजनीति की परतें भी थी, जनाक्रोश की प्रतिध्वनि भी और अंतर्राष्ट्रीय हलचलों की गूंज भी। पटना में विपक्ष की हुंकार ने सत्ता से सवाल पूछे तो पुरी की भगदड़ ने प्रशासन की तैयारियों पर तमाचा मारा। बिहार की शिक्षा से लेकर संविधान की आत्मा तक और सरहदों से पार की जंग तक हर मोर्चे पर चुनौती है, लेकिन उम्मीदें भी जिंदा हैं। इन्हीं उम्मीदों और जिम्मेदार सवालों के साथ हम विदा लेते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी कल इसी समय इन्हीं तेवरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, खबर वही जो सवाल उठाए जवाब देने की मांग करिए। तो मुझे यानी अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। मिलते हैं कल अगले बुलेटिन में। नमस्कार।